तो एडवांस में पहला सवाल आ जाता है। ये सवाल थोड़ा सा लंबा है तो जल्दी लिखिएगा, सॉल्व मैं ही करूंगा। टू रिएक्शंस दे रखी हैं आपको। पहली ए गिव्स प्रोडक्ट, ये फर्स्ट ऑर्डर की है। एक और रिएक्शन आपको दे रखी है बी गिव्स प्रोडक्ट, वो सेकंड ऑर्डर की है। ठीक, आगे उसने बोला है द रेट ऑफ रिएक्शन 1 doubles when the temperature is raised from 300 Kelvin to 310 Kelvin. The half-life time of the first reaction at 310 Kelvin is 30 minutes. At the same temperature, B decomposes twice as fast as A. If the activation energy of the reaction 2 is half that of reaction 1, find the rate constant of reaction 2 at 300 Kelvin. सवाल लिखो और मैं आपको ये बोलूंगा कि 30 सेकंड इस सवाल को सिर्फ पढ़ने के लिए दो शांति से, फिर मैं बात करूंगा। सुनिएगा ध्यान से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन के समझाने से पहले मैं आपको दो चार बातें बता दूं जिसमें से थोड़ी बहुत अपन लास्ट क्लास में भी देख चुके हैं। पहली बात, अरेनियस इक्वेशन जो होती है वो के बराबर ए ई रेज टू द पावर माइनस सी ए बाय आर टी होती है। एंड दिस इक्वेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। मतलब आपकी रिएक्शन चाहे फर्स्ट ऑर्डर की हो, चाहे सेकंड ऑर्डर की हो, चाहे जीरो ऑर्डर की हो, अरेनियस इक्वेशन को उस ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। के बराबर ए ई की पावर माइनस सी ए बाय आर टी, ये हर ऑर्डर की रिएक्शन को ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। पहली बात, एन का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, अब अगला जो मैं बोलने जा रहा हूं ये अपन कल भी बात कर चुके हैं। कोई भी दो रिएक्शन का रेट कंपैरिजन या दो डिफरेंट टेम्परेचर पे किसी एक रिएक्शन का ही रेट कंपैरिजन, कुछ भी हो, रेट कंपैरिजन इज इनडायरेक्टली रेट कांस्टेंट कंपैरिजन। ये मैं कल लिखवा चुका था। रेट को अगर आप कंपेयर कर रहे हो, इनडायरेक्टली आप रेट कांस्टेंट को कंपेयर कर रहे हो। ठीक है। तीसरी बात, रेट इज मेजर्ड कीपिंग ऑल दी मेजर एट यूनिट एक्टिविटी। कल भी अपन बात कर चुके थे, आर बराबर के ए की पावर 1 ले लो, चाहे आर बराबर के ए की पावर 2 ले लो। ये रेट किसकी कम या किसकी ज्यादा, ये किस बेसिस पे मेजर करी जाती है? ये बेसिस किस बेसिस पे मेजर करी जाती है? बाय टेकिंग द यूनिट एक्टिविटी 1। मतलब यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक ही जगह भी 1 पुट करो, यहाँ पे भी 1 पुट करो, 1 की पावर तो कुछ भी 1 ही होता है। तो दोनों के केस में आर बराबर के,
कॉन्सेंट्रेशन 1 पुट करने के बाद मैं दोनों की रेट मेजर करूंगा, फिर मैं डिसाइड करूंगा कौन कम कौन ज्यादा। ऐसे तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा दूंगा तो रेट भी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। अगर 0.1 कॉन्सेंट्रेशन में कोई एक स्पेसिफिक रेट है, अगर मैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के 0.4 कर दूं तो रेट तो बढ़ गई। तो ये कौन सा मतलब हुआ, तो रेट हमेशा किसकी कम किसकी ज्यादा ये मेजर करी जाती है दोनों की कॉन्सेंट्रेशन एक एक मोलर लेके। क्लियर बात। तो ये बातें अपन कल देख चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल मैं भी पढ़ता हूं, आप भी पढ़िए, और अगर किसी इंफॉर्मेशन से आप सेटिस्फाई ना हो तो वो मुझे बताइएगा। सवाल क्या बोलता है, पहली बात, सवाल बोला दो रिएक्शन आपको दे रखी है, पहली रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, दूसरी रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की थी। उसने बोला द रेट ऑफ रिएक्शन 1 डबल्स व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 300 टू 300 केल्विन। इसको अपन लिख लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन टेम्परेचर रेज्ड फ्रॉम, जब आप 300 से 310 केल्विन पे जाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। कितना हो जाता है, दुगना ही हो जाता है सीधे सीधे। ठीक है, आगे वो क्या बोल रहा है, हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 300 केल्विन, सॉरी एट 310 केल्विन इज 30 मिनट। 310 केल्विन पे हाफ लाइफ टाइम मुझे 30 मिनट दे रखी है। दो टेम्परेचर मुझे गिवन है, T1 मुझे गिवन है 300, T2 मुझे गिवन है 310। 310 पे हाफ लाइफ टाइम दे रखा है मुझे 30 मिनट। आगे क्या बोला है, कौन सी रिएक्शन का, फर्स्ट रिएक्शन का। half lifetime of first reaction is 30 minutes at 300 Kelvin. At the same temperature, B decomposes twice as fast as A. इसी टेम्परेचर पे यानी कि टेम्परेचर इक्वल टू 310 केल्विन पे B डिकम्पोजेस ट्वाइस एज फास्ट एज A, मतलब RB बराबर ट्वाइस ऑफ RA। ये भी उसने दिया है। आगे वो बोला if the activation energy of the reaction 2 is half that of reaction 1, माने EA2 जो है वो EA1 का आधा है। बताओ क्या, फाइंड द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन 2 एट 300 केल्विन। सेकेंड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बताना है 300 केल्विन पे। ये जो मुझे दिया है और जो मुझसे पूछा है मैंने बस उसका ब्यौरा लिखा है। आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ लो। K बराबर ए की ई की पावर माइनस सी ए बाय आर टी, इसको ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। दो टेम्परेचर दे रखे थे, उसने बोल दिया हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट रिएक्शन एट 310 केल्विन इज 30 मिनट। दूसरा उसने बोल दिया कि इसी 310 केल्विन पे बी के डिकम्पोज होने की रेट ए से दुगनी है, और उसने बोल दिया एक्टिवेशन एनर्जी सेकेंड रिएक्शन की हाफ एज दैट ऑफ द फर्स्ट, रेट कांस्टेंट ऑफ द सेकेंड रिएक्शन कैलकुलेट करना है। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए अभी। नहीं, आगे देखो, बस अब इसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करे जाऊंगा मैं। मेरे को के निकालना है 300 केल्विन पे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जिस इंफॉर्मेशन से जो जो भी निकाल सकते हो उसकी बात कर लो। क्या बोल रखा उसने, रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 टू 310 केल्विन। माने उसने R2 बाय R1 का रेशो दे दिया आपको 2। जैसे ही मैं 300 से 310 पे जाता हूं मेरी रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है। माने R2 बाय R1 का रेशो दे रखा है मुझे 2, एंड वी नो दैट रेट कंपैरिजन इज ऑलवेज रेट कांस्टेंट कंपैरिजन, तो इनडायरेक्टली मुझे K2 बाय K1 का रेशो भी पता चल गया 2। कोई प्रॉब्लम, खत्म हो गई बात। अब अपन जानते हैं रेट कांस्टेंट पता है, टेम्परेचर पता है, फॉर्मूला तो एक ही है, ln K2 बाय K1 बराबर फर्स्ट रिएक्शन के लिए क्योंकि EA1 अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। यहां तक कोई प्रॉब्लम, या तो पहले लोग जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं।
ln K2 बाई K1 बराबर EA अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2। यहां तक कोई इशू नहीं, तो छाप लो फटाफट। चलो, तो मैंने क्या किया भैया, अपन ने फॉर्मूला लगा दिया ln K2 बाई K1 बराबर EA अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2। लेट पहले इक्वेशन के लिए बात चल रही है, ln K2 बाई K1 ln2 बराबर, तो पहली रिएक्शन की बात चल रही है, तो एक्टिवेशन एनर्जी भी पहली रिएक्शन की मानो अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2। T1 T2 की वैल्यू आपको पता है, ओके सॉरी, ln K2 बाई K1 इक्वल टू EA अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, तो क्या है, T1 T2 की वैल्यू आपको पता है 300 और 310, वैल्यू पुट करिए। क्योंकि आपने फर्स्ट रिएक्शन के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, तो मैंने यहाँ पे EA1 लिख दिया अपॉन R 1/300 माइनस 1/310। यहाँ से EA1 की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल। क्या यहाँ से आप EA1 कैलकुलेट कर सकते हो? अब अगर EA1 आ गया तो अपन जानते हैं EA2 बराबर EA1 अपॉन हाफ है, ये भी आपने गिवन में लिखा हुआ है। तो जब आप ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो EA2 भी आ जाएगा। दोनों एक्टिवेशन एनर्जी मेरे पास आ चुकी है। आगे उसने क्या बोल रखा है, हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ था उसने, हाफ लाइफ टाइम एट 310 केल्विन। कितना दिया हुआ था फॉर रिएक्शन 1? 30 मिनट। हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या पढ़ा था अपन ने, K एट 310 बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। तो टी हाफ किसके बराबर हो गया, 0.693 अपॉन K एट 310। ये वैल्यू तो जानते हो ना, कितनी दे रखी है, 30 मिनट्स। पुट करो, तो यहां से आपको क्या निकल गया, रेट कांस्टेंट एट 310 केल्विन मुझे पता चल गया कितना है, 0.693 अपॉन 30। अगली जो बात बोली है उसने, वो उसने बोली है दैट रेट ऑफ बी इज ट्वाइस दैट ऑफ रेट ऑफ ए। यानी कि बी की जो रेट है वो ए की रेट से दुगनी है, बी की जो रेट है वो ए की रेट से दुगनी है। तो मैंने आपको क्या बोला था, रेट कंपैरिजन इज ऑलवेज रेट कांस्टेंट कंपैरिजन। तो अगर बी की रेट ए की रेट से दुगनी है, दैट मींस बी का रेट कांस्टेंट भी ए के रेट कांस्टेंट से दुगना होगा। बात क्लियर? अगर बी की रेट ए की रेट से दुगनी है, ये पहले वाली रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, तो बी का जो रेट कांस्टेंट होगा वो ए के रेट कांस्टेंट से भी डबल होगा। तो व्हाट इज रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन 2 एट 310 केल्विन, बताओ। कुछ नहीं, इसका डबल कर दो, तो इट इज 0.693 अपॉन 15। कोई दिक्कत? इट इज 0.693 अपॉन 0.693 अपॉन 15। अब आपको क्या पता चल गया, रेट कांस्टेंट पता चल गया, बात खत्म। समझिए, फॉर्मूला लगाइए। ln रेट कांस्टेंट मुझे पता लगाना है 300 केल्विन पे, रेट कांस्टेंट मुझे पता है सेकेंड रिएक्शन का 310 केल्विन पे, पता लगाना है सेकेंड रिएक्शन का 300 केल्विन पे। वैल्यू लिखिए, ln K2 बाई K1 यानी कि K2 एट 310 अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन 2 एट 300 बराबर EA2 अपॉन R 1/300 माइनस 1/310। EA2 की वैल्यू कहां से पुट करोगे, यहां से। K की वैल्यू कहां से पुट करोगे, यहां से। R पता है, 300 पता है, 310 पता है, ये निकल जाएगा। जिसको डाउट हो पूछ लो, कोई सी भी। बच रहा हो अभी भी किसी का तो बता देना, दिखा दूंगा वापस। अगला सवाल है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन is carried out at 500 Kelvin
if the same reaction is carried out at the same rate in presence of catalyst, then the temperature required was 400 Kelvin. If the threshold of the reactant is 120 kilojoule per mole and the normal energy of the reactant is 20 kilojoule per mole, calculate the magnitude of activation energy barrier reduced by the catalyst. सवाल नोट डाउन करिए फिर डिस्कस करते हैं। सवाल लिख लिया सबने? नोटेड एवरीबॉडी? क्वेश्चन नोट डाउन हो गया सबका? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझना है ना, और ठंडे दिमाग से समझ। क्वेश्चन बोल रहा है एक रिएक्शन है, कौन सी? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। वो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो है वो 500 केल्विन पे होती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर रेट पे विदाउट कैटलिस्ट। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन 500 केल्विन पे होती है एक पर्टिकुलर रेट पे विदाउट कैटलिस्ट, और वहीं अगर मैं कैटलिस्ट का इस्तेमाल करता हूं तो वही रिएक्शन 400 केल्विन पे हो जाती है, लेकिन रेट अभी भी उसकी वही है। समझिएगा बात को। एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट 500 केल्विन पे होती है एक पर्टिकुलर रेट पे, और जब ये बिना कैटलिस्ट के, लेकिन जब मैं उसी रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लेता हूं तो वही रिएक्शन 400 केल्विन पे हो जाती है, लेकिन रेट का मतलब समझ रहे हो ना, वो रिएक्शन होने का समय वो उतना ही रहता है। सवाल समझे? एक रिएक्शन बिना कैटलिस्ट के 500 केल्विन पे होती है एक स्पेसिफिक रेट पे, लेकिन वो विद कैटलिस्ट हो जाती है 400 केल्विन पे उसी रेट पे। मुझे बताओ एक्टिवेशन एनर्जी घटी होगी कि बढ़ी होगी? एक्टिवेशन एनर्जी घटी होगी कि बढ़ी होगी? 500 से 400 पे जा रहे हो तो रिएक्शन करवाना आसान हो रहा है कि मुश्किल हो रहा है? भाई ये जैसे रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, आपको यहां से यहां तक जाने में पहले 500 केल्विन देना पड़ रहा था, अब वही यहां से यहां जाने में आपको 400 केल्विन देना पड़ रहा है। तो ये वाला जो पाथ है ये कम हुआ होगा कि बढ़ा होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये वाला पाथ कम हुआ होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी कुछ हद से रिड्यूस हुई ना, एक्टिवेशन एनर्जी कुछ हद से रिड्यूस हुई ना, वो वही पूछ रहा है, बताओ कितनी रिड्यूस हुई। सवाल समझे? सवाल तो ये था भाई, ठीक। पहले तो सवाल समझना इंपॉर्टेंट है, अब समझिए और सोच के जवाब देना। मेरी अरीनियस इक्वेशन होती है k बराबर a e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी।
हम एक रिएक्शन जो कि बिना कैटलिस्ट के यूज के 500 केल्विन पे होता है, जब हम लोग कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो वही रिएक्शन का रेट बिना चेंज करे वो रिएक्शन 400 केल्विन पे हो जाता है, यानी कि कम टेम्परेचर पे हो जाता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, थ्रेशोल्ड एनर्जी में कुछ वेरिएशन आया होगा, एक्टिवेशन एनर्जी में कुछ वेरिएशन आया होगा, आपको वही वेरिएशन फाइंड आउट करना है। लेट मेरा जो रेट कांस्टेंट है विदाउट कैटलिस्ट वो ये वाली इक्वेशन फॉलो कर रहा है, k बराबर a e की पावर माइनस सी ए बाय आर टी। इट इज रेट कांस्टेंट विदाउट कैटलिस्ट। सोच के जवाब देना। बिना कैटलिस्ट का रेट कांस्टेंट k था, विद कैटलिस्ट का रेट कांस्टेंट के सी है, a e की पावर माइनस ई ए सी बाय आर टी। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, पहले तो ये बताओ कौन सा टेम्परेचर कम है और कौन सा टेम्परेचर ज्यादा। विद कैटलिस्ट वाला टेम्परेचर कम है, मतलब इसको मैं नाम दे देता हूं टेम्परेचर T1, इसको मैं नाम दे देता हूं टेम्परेचर T2। तो कैटलिस्ट वाला टेम्परेचर कम है कि बिना कैटलिस्ट वाला टेम्परेचर कम है? T1 बड़ा कि T2? T1 बड़ा कि T2? फिर सोच लो, T1 बड़ा है। अरे T1 तो 500 केल्विन पे हो रहा है यार। ठीक है, T1 इज ग्रेटर देन T2। ये बात समझ में आई? अब मुझे बताओ, जिसका टेम्परेचर कम उसका के ज्यादा के कम? जिसका टेम्परेचर कम उसका रेट कांस्टेंट ज्यादा के कम? पीछे से रिलेशन देख के बता दीजिए आराम से, गलत जवाब मत देना। जिसका टेम्परेचर कम उसका रेट कांस्टेंट ज्यादा के कम? तो जिसका टेम्परेचर कम उसका रेट कांस्टेंट कम, जिसका रेट कांस्टेंट कम उसकी रेट कम, जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका रेट कांस्टेंट ज्यादा, जिसका रेट कांस्टेंट ज्यादा उसका रेट ज्यादा। तो T1 बड़ा है तो उसका रेट कांस्टेंट भी बड़ा होगा, तो उसकी रेट भी बड़ी होगी, मानते हो कि नहीं? T2 छोटा है तो उसका रेट कांस्टेंट भी कम होगा और उसकी रेट भी कम होगी। तो जरा मुझे बताओ के और केसी में कौन बड़ा कौन छोटा? तो T1 बड़ा है तो कंफर्म बात है के बड़ा होगा एज कंपेयर टू केसी के। ठीक बात है, ये बात समझ में आई? ठीक, चलिए तो अब बात ध्यान से सुनना। उसने क्या बोला, ये तो रेट कांस्टेंट तो आप बोल रहे हो कि के बड़ा है एज कंपेयर टू केसी के, लेकिन उसने तो क्या बोला, दोनों की रेट बराबर है। आप कह रहे हो के बड़ा है और केसी छोटा है, लेकिन वो तो यूं कह रहा है कि दोनों की रेट बराबर है। दोनों की रेट बराबर कब होगी? तो देखो T1 तो ग्रेटर देन T2 है, तो कंफर्म बात है ये भाई साहब कोई ना कोई फर्क ला रहे होंगे। तो इफ T1 इज ग्रेटर देन T2 और ये दोनों अगर सेम है दैट इज के, तो बताओ EA और EAC में रिलेशन क्या? बताओ EA और EAC में रिलेशन क्या? तुम लोग एक काम करो, ये नोट डाउन कर लो, गणित आ जाएगी, ये नोट डाउन कर लो, मैं सॉल्व कर दूंगा। चलो, तो भैया उसने क्या बोला कि मैं इतना लिख लिया आपने तो मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है ना? आपका के दोनों का सेम है, मैं मैथ्स लगा लेता हूं थोड़ी सी। लेट से मेरा रिजल्ट जो है के दो रिएक्शन का 2-2 है। अब कंफ्यूजन अपने को EA/T1 और EA/T2 में हो रही है। EAC, T1 और T2 में कौन बड़ा था भैया? T1 बड़ा था, तो मैं इसको T1 को बड़ा कर देता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ 2000, यहाँ मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 4। तुम्हारा T1 बड़ा है T2 छोटा है, लेकिन तुम्हारा ये रिजल्ट सेम आ रहा है। बताओ EAC की जगह कितनी वैल्यू पुट करूं कि ये आंसर मेरा 2 आए? 8 पुट करोगे। और EA की जगह मैं कितनी वैल्यू पुट करूं कि ये मेरा आंसर ये भी 2 आए? 4000 पुट करोगे। तो मुझे बताओ EA और EAC में बड़ा कौन होगा?
ऑब्वियस सी बात है, EA इज ग्रेटर देन EAC। अरे इट इज द रेशियो ऑफ छोटा अपॉन छोटा एंड बड़ा अपॉन बड़ा, तभी तो ये वाली वैल्यू दोनों के केस में बराबर आएगी, हाँ कि ना? तभी तो ये वाली वैल्यू दोनों के केस में बराबर आएगी, यस और नो? ठीक है, तो अगर कोई पूछे आपसे EA और EAC में बड़ा कौन भैया, EA बड़ा है, EAC छोटा है, वो यही पूछ रहा है कि ये डिक्रीमेंट कितने का, एक्टिवेशन एनर्जी में डिक्रीमेंट कितने का। क्लियर बात है यहां तक है? तो अब अपन लिखते हैं विदाउट कैटलिस्ट। क्या तामझाम है विदाउट कैटलिस्ट का? विदाउट कैटलिस्ट मेरा जो EA है वो है 100 किलो जूल पर मोल। टेम्परेचर कितना दे रखा है? 500 केल्विन। विद कैटलिस्ट मेरा जो EA है वो है EAC, इसकी वैल्यू मुझे ढूंढनी है। टेम्परेचर मुझे दे रखा है 400 केल्विन। उसने बोला है दोनों का रेट कांस्टेंट बराबर है, मतलब K बराबर KC, बराबर बोला है तो बराबर पुट करो। K बराबर AE की पावर माइनस EA बाय RT, K बराबर AE की पावर माइनस EAC बाय RT2। तो A से A कैंसिल हो जाएगा, बराबर AE की पावर माइनस EAC बाय RT2। ये A से ये A हो गया कैंसिल, वैल्यू पुट कर दीजिए बस। E की पावर माइनस 100 अपॉन R इंटू T1 कितना? 500, बराबर E की पावर माइनस EAC अपॉन R T2 कितना? 400। दोनों साइड लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। पावर आगे आ जाएगी, R से R हो गया कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव हो गया कैंसिल, क्या बचेगा? 100/5 बराबर EAC बाय 4। तो यहां से EAC की वैल्यू कितनी आ गई? 80 किलो जूल पर मोल। तो क्या है आंसर? 80 किलो जूल पर मोल मत लिखिए ना। बिना कैटलिस्ट के एक्टिवेशन एनर्जी थी 100, जब आपने कैटलिस्ट यूज करा तो एक्टिवेशन एनर्जी होगी 80। क्या पूछ रखा उसने? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर रिड्यूस बाय द कैटलिस्ट। कितने से रिड्यूस हुआ? पहले 100 था, अब 80 है, 20 से। आंसर इज 20। जिसको डाउट है पूछ लीजिए। नेक्स्ट सवाल है, द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन P रिवर्सिबल Q, डेल्टा H जो दे रखा है इसका, वो दे रखा है -478 किलो जूल पर मोल। लॉग बेस 10 kF इक्वेशन दे रखी है आपको 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन T। ऑल्सो कैलकुलेट, sorry, and for the backward reaction is 1.2 into 10 की पावर माइनस 14 at 50 डिग्री सेल्सियस। Calculate the maximum rate constant possible for the backward reaction। बताइए, पहले सवाल नोट डाउन कर लो, सॉल्व मैं ही कर दूँ। तो देखिए, ऐसे टाइप के सवाल को करने का बहुत क्लियर कट फंडा है। जब भी आपको ऐसे टाइप की कोई रिएक्शन गिवन हो ना, सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर लीजिएगा।
क्या पूछ रखा उसने? रेट कांस्टेंट पॉसिबल फॉर दी बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के एफ के लिए अगर आप रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखोगे, के एफ बराबर ए एफ ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। दोनों साइड एल एन ले लीजिए, एल एन के एफ बराबर एल एन ए एफ माइनस ई एफ अपॉन आर टी। यहाँ पे ई एफ आएगा, सॉरी, है ना। दोनों साइड लॉग ले लो, तो इट इज 2.303 लॉग बेस 10 के एफ बराबर 2.303 लॉग बेस 10 ए एफ माइनस ई एफ अपॉन आर टी। यहाँ से 2.303 में ले लेता हूँ कॉमन, लॉग बेस 10 के एफ बराबर लॉग बेस 10 ए एफ माइनस ई एफ अपॉन 2.303 आर टी। इतना लिख लीजिए। अब ये वाली इक्वेशन को आप इस वाली इक्वेशन से जब आप कंपेयर करोगे तो आप ये पाओगे कि ई एफ अपॉन 2.303 आर टी विल बी इक्वल टू दिस। उसके बाद तो कुछ नहीं बचा सवाल में, इतना लिख लो बात। सो ऑन कंपेयरिंग द रेट कांस्टेंट विद द इक्वेशन अबव गिवन इज, तो यहाँ से मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो यहाँ से मेरी ई एफ अपॉन 2.303 आर टी बराबर 1.25 इंटू 10 टू दी पावर 4 अपॉन टी। टी से ये टी हो गया कैंसिल। यहाँ से क्या करोगे? ई फॉरवर्ड की वैल्यू निकाल लो। डेल्टा एच अपन लोग जानते ही हैं, इट इज ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड। डेल्टा एच की वैल्यू आपको दे रखी है -478। ई फॉरवर्ड की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखिए, ई बैकवर्ड आ जाएगा। एंड वंस ई बैकवर्ड हैज बीन कैलकुलेटेड, आपको के बैकवर्ड निकालना है। सो के बी बराबर ए बी इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस ई बी बाय आर टी। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देना, आंसर है। डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये वैल्यू आपको दे रखी है उसने 1.2 इंटू 10 टू द पावर -14। ये वैल्यू आपको निकालनी है।